पार्ट 4 कृषि को आगे बढ़ाते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे जूट की। तो जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, आप सबको पता है। और जूट में चूँकि उत्पादन में लागत बहुत लग रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इसकी जगह पर कृत्रिम रेशों का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसके कारण जो वास्तविक जूट है उसकी बाज़ार में मांग कम हो गई। अब हम बात करेंगे प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों की। तो जैसा पहले बताया गया कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, जो कि हमारा जो भारत है वो नदियों से परिपूर्ण है, नदियों के जल से परिपूर्ण है, और यहाँ की मिट्टी भी बहुत उपजाऊ है, तो हमारे यहाँ बहुत लंबे समय से खेती की जा रही है। लेकिन प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में, क्योंकि जो खेती हम लोग कर रहे हैं या जो कृषि कार्य हमारे देश में हो रहा है, उसमें हम किसी भी प्रकार का नया प्रयोग नहीं कर रहे। जैसे अगर किसी चीज़ में कुछ परिवर्तन करें तो उसका लाभ और हानि हमें कुछ पता चलेगा, लेकिन हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, जिसके कारण भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। जब हम किसी नए प्रयोग को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो उतना अच्छा हमारा विकास नहीं हो पाता तथा इसकी गति मंद हो जाती है, और जो कृषि प्रक्रिया जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश में एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करते हैं। मतलब एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी इतने ज़्यादा संस्थागत सुधार नहीं किए गए हैं, तो इसलिए बहुत सारा क्षेत्र हमारा ऐसा है, कृषि योग्य भूमि हमारी ऐसी है कि वहाँ के जो किसान है वे मुख्य रूप से अभी भी प्राकृतिक चीज़ों पर ही निर्भर करते हैं कि जब बारिश होगी तो उत्पादन होगा, या प्राकृतिक रूप से हमारे जो खेत हैं जब उनमें प्राकृतिक उर्वरता होगी तभी उनमें उत्पादन किया जा सकता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह महत्वपूर्ण चुनौती है। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़े उस हिसाब से हमारा उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर अभी भी हम प्राकृतिक स्रोतों पर ही निर्भर करते हैं तो ये एक कठिनाई है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। हमारे देश के 60% लोग कृषि कार्य पर निर्भर करते हैं, तो अब आवश्यकता है कि जिस तरीके से कृषि कार्य किया जा रहा है उसमें कुछ परिवर्तन किए जाएं। जो स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। मतलब स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में चकबंदी की व्यवस्था हुआ करती थी और जमींदारी लागू थी, जिसमें कि बड़े जो गांव के 1-2 लोग होते थे उन्हीं के पास, या क्षेत्र के 1-2 लोग होते थे उन्हीं के पास सारी ज़मीनें होती थी, और जो भूमिहीन किसान हुआ करते थे वो उन्हीं के पास ज़मीन लेते थे। और ये ज़मींदार क्या करते थे, लंबे समय तक एक किसान को वही टुकड़ा नहीं देते थे, बल्कि टुकड़ों को बदल दिया करते थे, जिससे जो उत्पादन होता था वो प्रभावित होता था। भाई हम अपना खेत बना लिया, अच्छा तैयार कर लिया, और अब वही खेत हमारा ले लिया गया हमसे, हमको दूसरा ऐसा खेत दे दिया गया जिसकी उर्वरता कम है, तो फिर हम उस पर मेहनत करते। तो इस प्रकार से असमानता व्याप्त थी, जिसके कारण तकलीफ़ें आ रही थी। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस चकबंदी को बंद किया गया और जमींदारी व्यवस्था को भी ख़त्म कर दिया गया था। फिर क्या हुआ, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारी वर्ष 1951 में शुरू हुई थी, तो ये इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य हमने कृषि को ही लिया था, क्योंकि उस समय उत्पादन बहुत कम हो रहा था और जनसंख्या वृद्धि हो ही रही थी। पाकिस्तान भारत का बंटवारा हुआ था, जिसमें कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग भारत में निवास करने आ गए थे, तो लगभग 10 लाख लोग शरणार्थी हो गए थे, तो समस्याएं विकट थीं। तो हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना जो शुरू करी उसका लक्ष्य हमने कृषि को दिया हुआ था। इसके बाद में क्या कहेंगे, भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। क्या हुआ, भूमि पर पुश्तैनी अधिकार, ये तो हमने पहले ही पढ़ाया कि हमारी जो ज़मीनें हैं, जो पिताजी की ज़मीन है वो बच्चों को जाएगी, जो बच्चों की ज़मीन उनके बच्चों को जाएगी। तो जिसके कारण क्या है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही वैसे वैसे जो टुकड़े थे वो भी छोटे होते जा रहे थे, जिसके कारण चकबंदी भी अनिवार्य था। क्योंकि ऐसे हमारे 5 खेत हैं तो हमने 5 खेतों के 5 टुकड़े हो गए, ऐसे बहुत छोटे छोटे खेत हो गए, तो अब चकबंदी भी जरूरी थी कि चकबंदी करके खेतों के जो जोतों का आकार है वो बड़ा किया जा सकता था। भूमि सुधार के कानून तो बने परंतु इनके लागू करने में ढील की गई। 1960 और 70 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत करी। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई थी। ये कुछ सुधार थे जो कृषि में वृद्धि के लिए किए गए थे। जो आपकी हरित क्रांति थी, इसमें आपको उन्नतशील बीज और उर्वरक उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सके। ऑपरेशन फ्लड संचालित हो रहा था, इसमें क्या है कि पशुओं की संख्या बढ़ाई जा रही थी ताकि दूध का रोजगार करके आप दुग्ध व्यापार करके भी उत्पादन किया जा सके।
परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। ऐसा नहीं था कि जो हरित क्रांति हुई या श्वेत क्रांति हुई इसके द्वारा विकास हुआ, लेकिन वो लिमिटेड था कि उत्पादन हुआ और उसका जितना लाभ होना था उतना हुआ। इसलिए 1980 और 90 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, आग, चक्रवात तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना शामिल थी। तो ये जो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति थी, ये केवल लोगों को बीज उपलब्ध करा देना होता था और पशु उपलब्ध करा देना होता था, जिससे अपना लोग काम करते रहते थे। लेकिन फिर कुछ और परिवर्तन किया गया वर्ष 1980 से 90 के समय में। ये व्यापक परिवर्तन थे। इसमें क्या किया गया कि लोगों को सूखा, बाढ़, चक्रवात मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं हो रही थी उनसे बचने के लिए फसलों का बीमा किया गया कि अगर कोई समस्या आती है तो फसलों की जो लागत है, जो उत्पादन हो सकता था, उसका कुछ हिस्सा किसानों को दिया जाएगा। इसके अलावा जो संस्थाएं हैं हमारी, जैसे जो बैंक्स हैं हमारी, उनसे ये सुविधा दिलाई गई कि किसानों को सस्ती दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाए ताकि किसान खेती में अपना पैसा लगाकर ज़्यादा उत्पादन कर सके और सस्ती ब्याज दर होने के कारण वो सरकार को भी पैसा वापस कर पाए। तो ये कुछ सुधार किए गए। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरुआत करी। क्या हुआ कि किसानों को कोई दिक्कत ना हो, कठिनाइयाँ ना हो, इसके लिए सरकार ने क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करी। जैसे हम लोग अपने खेतों पे क्रेडिट कार्ड, सरकार उसमें क्रेडिट कार्ड बना देती है और उसमें उसका कुछ परसेंट ब्याज का लगता है। तो उससे हम क्या करते हैं, अपना खेत पर ब्याज वो पैसा ले लेते हैं कम ब्याज पर, और जब हमारे पास पैसा होता है तो हम वापस जमा कर देते हैं। इससे काफ़ी परिवर्तन हमारे समाज में, काफ़ी सुधार, कृषिगत बहुत ही सुधार हुआ है। और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी चलाई सरकार ने। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं। अब जैसे जो किसान अपनी मर्जी से, अपने अनुभव से जो कार्य कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, लेकिन अब हमने क्या किया, कृषिगत सुधार जो किया उसमें शैक्षिक विशेषता ले आए कि शिक्षा दे करके, अगर प्रशिक्षण दे करके लोग अपना कार्य करें तो उन्हें उनसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, प्रत्येक किसान को हम प्रशिक्षण तो नहीं दे सकते, लेकिन आकाशवाणी पर या अपना रेडियो और टेलीविज़न पे हमने किसानों के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए जिसका भी उन्हें लाभ प्राप्त हुआ। और क्या हुआ, किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक और खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा भी करती है। इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, अपना अनाज या हमारे किसान जो है अपना अनाज बाज़ार ले जाते हैं, तो बाज़ार में जो बड़े बाज़ार होते हैं उनमें सीधे तौर पर व्यापारी अनाज नहीं खरीदता उसमें, बल्कि दलाल या जो बिचौली टाइप के लोग होते हैं वो भी उसमें अपना हिस्सा लेते हैं। तो सरकार ने क्या किया, सहायता समर्थन मूल्य निश्चित कर दिया कि एक निश्चित, अब गेहूँ है आपने निश्चित कर दिया कि फसल पे वो 18 रुपये 20 रुपये किलो ही बिकेगा, इससे ज़्यादा या इससे कम पर नहीं बिकेगा। अब किसान चाहे तो वो 18 रुपये या 20 रुपये जो भी सरकार निश्चित करे उसमें चाहे तो वो व्यापारी को दे दे, चाहे वो दलाल को दे दे। इससे किसानों का शोषण नहीं होता। यहाँ पे भूदान, ग्रामदान, महात्मा गांधी ने, ये एक आंदोलन था, एक प्रकार का आंदोलन था। हमारे देश के जो छोटे किसान हुआ करते थे, भूमिहीन किसान हुआ करते थे, उनके लिए आंदोलन चलाया गया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। तो महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। गांधी जी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की थी। कि गांधी जी जब शहीद हो गए तो जो उनकी विचारधारा थी उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पूरे देश में पदयात्रा कर डाली। एक बार जब आंध्र प्रदेश के गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। जो विनोबा भावे थे वो पोचमपल्ली गए तो वहाँ के जो भूमिहीन किसान थे उन्होंने अपने भरण पोषण के लिए उनसे कुछ ज़मीन मांगी कि हमें ज़मीन उपलब्ध कराई जाए। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया,
परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो भारत सरकार से बात करके उनके लिए एक ज़मीन मुहैया करवा सकते हैं। मतलब एक सुविधा दी कि हमारे पास अभी तो कोई प्रॉमिस आपके लिए है नहीं, कोई वायदा है नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो हम आपके लिए ये व्यवस्था कर सकते हैं। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। अब एक उनके जो साथी थे उन्होंने अपनी पर्सनल अपनी व्यक्तिगत अपनी 80 एकड़ भूमि जो थी 80 ग्रामीणों को देने का वहाँ पे बात कही कि हम अपनी ज़मीन दे सकते हैं। इसे भूदान के नाम से जाना गया और इसने धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप ले लिया कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वह अपने गरीब साथियों को या किसान साथियों की अपनी ज़मीन दे सकता है। एक आंदोलन की तरह ही आगे बढ़ा विनोबा भावे के नेतृत्व में। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने जो अनेक गांवों के मालिक थे भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश भी की। इसे ग्रामदान कहा गया। परंतु कुछ जमींदारों ने भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान दिया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान को रक्तहीन क्रांति का नाम भी दिया गया, क्योंकि इसमें किसी भी मतलब लोग अपनी मर्जी से ज़मीन जिसके पास है वो देना चाहें तो दे दें। इसमें किसी प्रकार का लूटपाट या रक्तपात नहीं हुआ था, इसीलिए इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा गया। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी रही है, क्योंकि हमें पता है हमारा बहुत सारा उत्पादन जो है या बहुत सारा हमारा जो व्यापार है वो कृषि पर निर्भर करता है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थी। मतलब जो अनुपात है लगातार घट रहा है। लोग कृषि कार्य पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश की 52% जनसंख्या को रोजगार इसी से प्राप्त होता है। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ है। कहा गया कि जो सकल घरेलू उत्पाद है ये कम हो रहा है, जो कि चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट, चूँकि हमारे देश की अभी हमने पढ़ा कि 60% लोग जो हैं कृषि पर निर्भर करते हैं, और अगर इसी प्रकार से कृषि उत्पादन में गिरावट आती रही तो हमारी अर्थव्यवस्था भी तो कमज़ोर पड़ जाएगी। कृषि के महत्व को समझाते भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। सरकार को भी कृषि का महत्व पता है, इसलिए उन्होंने कृषि के आधुनिकीकरण का व्यवस्था की है। और आधुनिकीकरण हमारे समाज में देखा जा सकता है। हम विभिन्न प्रकार के उन्नतशील उपकरण प्रयोग कर रहे हैं। सरकार हमें इन्हें छूट पर भी उपलब्ध कराती है। इसका कुछ प्रतिशत तुरंत पैसा जमा हो जाता है, लेकिन कुछ प्रतिशत बाद में छूट करके आ जाता है। ये सरकार इसीलिए कर रही है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उपकरण खरीदें और खरीद करके उन्नतशील कृषि करें और अधिक से अधिक उत्पादन करें। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान व परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई है। ज्ञात करें कि भारतीय किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता। क्योंकि अनिश्चितता है, श्रम अधिक है, लाभ कम है, और हर व्यक्ति चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं प्राप्त करे। इसीलिए कोई भी किसान अपने पुत्र को किसान बनाना नहीं चाहता है। तालिका 4.1 से स्पष्ट होता है कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। कृषि में विकास की दर कम हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है। रासायनिक उर्वरकों पर सहायकी कम करने से उत्पाद लागत बढ़ रही है। क्या हो रहा है कि किसानों को जो चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं उसमें अब सरकार सब्सिडी दे रही है। जैसे हमने 1200 रुपये की खाद की बोरी आ रही है तो हमने 1200 रुपये तुरंत जमा कर दिया, लेकिन फिर उसमें सरकार कुछ छूट जो देती है वो वापस हमारे खाते पे पैसे के रूप में आ जाता है, जिससे हमें कुछ लाभ लगता है। हमको लगता है कि चलो कुछ नहीं तो कुछ सहायता हमें सरकार की तरफ से प्राप्त हो रही है, तो हम इसका भी लाभ ले रहे हैं। आयात कर घटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम करें, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। पूंजी धन कम लगाया जा रहा है। अब जब धन कम लगाया गया तो उत्पादन भी कम होगा। जब उत्पादन कम होगा तो जो लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं वो हतोत्साहित होंगे। देश के अनेक राज्यों में किसान आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं?
कृषि कार्य करना चाह रहे हैं किसान, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाह रहे हैं किसान, लेकिन जब हम प्रकृति पर निर्भर हो जाते हैं तो प्रकृति हमारे अनुरूप कार्य नहीं कर रही है। जब किसानों को अपने अनुरूप लाभ नहीं प्राप्त होता है तो उन्हें अपनी जीविका का कोई साधन नहीं, या उनके जब खर्चे नहीं हो पाते या मानसिक रूप से फ्रस्ट्रेट होते हैं तो वो इस प्रकार के कदम उठाते हैं। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। तो ये वैश्वीकरण की क्या व्यवस्था है यहाँ पे। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है, उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे। वैश्वीकरण की बात करें तो हम काफ़ी पुराने समय से, मुगलों के समय से व्यापार कर रहे हैं, विश्व में व्यापार कर रहे हैं। उस समय हमारे यहाँ के मसाले थे, चाय, कॉफ़ी, अफीम, ये सब चीज़ें निर्यात की जाती थी। और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गर्म मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तु में शामिल है। आज भी हमारे देश से गर्म मसाले निर्यात किए जाते हैं। यूरोपीय देश हमारे देश से भेजे ही गर्म मसालों का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित है। ब्रिटिश काल में क्या हुआ था, ये वैश्वीकरण पढ़ रहे हैं कि जो हमारे देश की कृषि है वो विश्व में किन किन चीज़ों की मांग है और हमने किस तरह से विश्व में अपनी स्थिति बनाई हुई है। तो कपास, ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो है कपास का निर्यात किया जाता था। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने लिए उत्तम किस्म के कपास की उपलब्धता पर ही फली फूली। जो लिवरपूल और मैनचेस्टर में वस्त्र उद्योग था, ये भारत की जो कपास, उत्तम किस्म की जो कपास थी, उसी से यहाँ के कपड़े बनते थे या यहाँ का उत्पादन होता था। आपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत इसीलिए हुई थी कि इस क्षेत्र के किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। क्या था कि जो बिहार के किसान थे उन्हें खाद्यान्न उत्पादित नहीं करने देते थे अंग्रेज। जितना ज़्यादा नील और कपास उत्पादित करेंगे उतना उन चीज़ों का व्यापार हो जाएगा। तो यहाँ पर किसानों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। क्या था कि हमारे देश में नील का उत्पादन तो होता था लेकिन हमें नील का उपयोग नहीं आता था, और यहाँ से नील और सूत दोनों चीज़, कपास, दोनों चीज़ तैयार होकर के जाती थी। ब्रिटेन में कपड़े बनते थे और रंग करके यहाँ आ जाते थे, क्योंकि हम जब उन्हीं कपड़ों की रंगाई करते, हमारे पास मशीनें तो थी नहीं, जब हम उन्हीं कपड़ों की रंगाई करते थे तो वो कच्चे हो जाया करते थे। तो इस तरह से वो लोग ज़बरदस्ती यहाँ नील उगवाते थे, और नील उगवाने का पर्पज़ भी एक था, उससे खेत भी खराब हो जाया करते थे, तो हम खाद्यान्न भी नहीं उत्पादित कर पाते थे। किसान इसीलिए बढ़ के क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना किया गया था। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। 1990 के बाद जब वैश्वीकरण मतलब जब हम चीज़ें उत्पादित करने लगे और विश्व के अन्य देशों में भेजने लगे तो हमें समस्याएं हो रही थी। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। सरकार की तरफ से किसानों को उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं, हमारे यहाँ भी उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन हमें उतनी अच्छी सहायता नहीं दी जाती जितने की किसी किसान को आवश्यकता हो सकती है। क्योंकि किसान गरीब किसान है तो उसे अगर जितनी ज़्यादा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी उसका उत्पादन करने में उतना ही ज़्यादा चाव या रुचि रहेगी। सो हमारे यहाँ होता नहीं है। आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा, क्योंकि हमारे देश के जो छोटे किसान हैं मोस्टली उत्पादन उन्हीं के द्वारा होता है। तो अगर उनकी स्थिति में सुधार करें तो हमारी कृषि स्थिति में भी सुधार हो सकता है। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज यह कई विवादों से घिरी है। यह आरोप लगाया जाता रहा है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग, जलहृतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ। क्योंकि हरित क्रांति तो सरकार ने चला दी, लेकिन उसके लाभ मिलने के साथ साथ हमारी भूमि का निम्नीकरण भी हो गया। जिन रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया गया, जिन रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया, जिससे हमारी जमीन का निम्नीकरण हो गया, भूमि का निम्नीकरण। आज जितने उर्वरक से, जितने कीटनाशकों से हम कीटनाशक खत्म कर लिया करते थे या उर्वरक से उत्पादन कर लिया करते थे, अगली फसल में उससे ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता, हमारी भूमि जो है उतने उस उर्वरक की और उस कीटनाशक की आदी हो जा रही है। तो ये भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। आज जीन क्रांति संकेत शब्द है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। इसके अलावा यहाँ पे बात हो रही थी, क्या आप भारत में व्यापक रूप से प्रयुक्त जीन संशोधित बीज का नाम बता सकते हैं? इस पर विचार करें और हमें भी बताएं, कमेंट करें। वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है।
क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है। फिर से ऑर्गेनिक खेती शुरू की जा रही है, कार्बनिक खेती शुरू की जा रही है, जिसमें हम रसायनों का प्रयोग ना के बराबर या बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ता। जब हम रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा पर्यावरण भी उतना ज़्यादा प्रदूषित नहीं होगा। धीरे धीरे परिस्थितियाँ ठीक हो सकती हैं, लेकिन एक बात है, यहाँ पर एक समस्या है कि हमारा उत्पादन प्रभावित होगा। चूँकि हमारे जो खेतों का निम्नीकरण हो चुका है, प्राकृतिक रूप से उर्वर रहे नहीं है, तो हमें उन्हें रसायन के बिना कृषि करने में हमें थोड़ी इतनी कठिनाई होगी कि उत्पादन उतना नहीं होगा जितना कि रासायनिक उर्वरकों के साथ में होता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकार में है। कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और हम अपने खेत हमारे छोटे, और जाहिर सी बात है अगर किसी एक आदमी है और उसके 2 बच्चे हैं तो जितनी ज़मीन एक आदमी के नाम थी उस ज़मीन के 2 टुकड़े हो जाएंगे। फिर अगले के एक 2 बच्चे, या जनरेशन जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे भूमि का तो आकार नहीं, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है। तो अगर हम केवल खाद्यान्न ही उत्पादित करते रहें तो क्या खाद्यान्न के अलावा हमारी और कोई आवश्यकता नहीं है? तो हम उन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर पाएंगे? भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। ये परिवर्तन करके हम लाभ कमा सकते हैं कि कीमती फसलें उत्पादित करें या व्यापारिक फसलें उत्पादित करें। खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उत्पादित करनी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ साथ पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। फलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों, जेट्रोफा और जोजोबा जैसे फूलों और सब्जियों को उगाने के चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। क्या हमारे यहाँ जलवायु विविधता तो है ही, क्योंकि हमें पता है कि हमारा देश जो है उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में स्थित है। तो अगर उत्तर साइड में भयानक गर्मी या भयानक सर्दी हो सकती है तो दक्षिण का माहौल एकदम सम हो सकता है। अगर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बरसात हो सकती है तो पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी गुजरात साइड सूखा भी हो सकता है। तो जो ये विविधता है, अगर विविधता के अनुरूप हम खेती करें, ये आवश्यक नहीं कि गेहूं चावल का ही उत्पादन किया जाए, हम फूलों की खेती करें, हम फलों की खेती करें, इससे लाभ भी होगा और हमारी भूमि जमीनों का निम्नीकरण भी नहीं होगा। अनाज के स्थान पर ऊंचे मूल्य की फसलों को उगाकर सस्य प्रारूप में परिवर्तन का अर्थ होगा कि भारत को खाद्य पदार्थों का आयात करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब हम खाद्यान्न नहीं उत्पादित करेंगे तो खाद्यान्न तो हमें आयात ही करना पड़ेगा। 1960 के दशक में इसे एक आपदा के रूप में देखा गया होता, परंतु यदि हम कीमती फसलों के उत्पाद निर्यात करके खाद्यान्न आयात करते हैं तो हम भी चिली और इटली की अर्थव्यवस्था का अनुकरण करेंगे, जो विभिन्न कृषि उत्पाद, फल, शराब, जैतून, विशेषकर बीज निर्यात करके खाद्य पदार्थ आयात करते हैं। क्या हम यह खतरा मोल लेने को तैयार हैं? इस विषय पर बात कीजिए। हमें परिवर्तन करना ही चाहिए। परिवर्तन करने से लाभ या हानि, जाहिर सी बात है आप किसी चीज़ का तो अनुभव करेंगे। तो एक बार इस तरह का परिवर्तन करके देखा जाए, अगर लाभ होता है तो अच्छी बात है, अगर हानि होती है तो वापस कृषि क्षेत्र ही है, हम वापस अपने उसी वातावरण में लौट आएंगे या उसी ढर्रे पर लौट आएंगे जैसा कि हम आज तक करते चले आ रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे ये आपका वीडियो पार्ट 4 कृषि खत्म होता है। हम अगले पार्ट के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। वीडियो को देखते रहें, लाइक करें और जहाँ पर कोई कठिनाई हो तो कमेंट करके हमें सलाह दें और हमारा उत्साहवर्धन करें। थैंक यू।